हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम बाय खान में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस विद पॉलिटी की एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज का है नागरिकता। आइए हम नागरिकता को समझते हैं। राज्य में निवासित वह व्यक्ति जिसे अपने राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है और वह अपने राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह नागरिक कहलाता है। कहने का मतलब ये है वो अपने प्रति आस्था व अपने देश के बारे में भलाई ही चाहता हो या कभी देश की बुराइयां ना करे, वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाता है। अगर आप अपने देश की बुराइयां करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो आपकी नागरिकता शायद छीन ली जाएगी। आइए अगला देखते हैं नागरिकता। नागरिकता व्यक्ति को देश के भीतर कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार और अन्य नागरिक अधिकार। बदले में व्यक्ति को देश के कानून का पालन करके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अच्छा, हमें बताइए दोहरी नागरिकता किस देश का है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगला देखिए नागरिकता संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल मतलब राज्य चाहे हो चाहे संघ हो, यहाँ पर एक ही नागरिकता प्रदान। लेकिन यूएसए में वहाँ पर संघ की और राज्य की अलग अलग नागरिकता होती हैं। आइए अगला देखते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार। पहले देखिए जन्म से, वंशाधिकार से द्वारा या पंजीकरण द्वारा या देशीकरण द्वारा या विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है, आप नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, गले में खराश है, इसलिए थोड़ा आवाज़ ठीक नहीं आ रहा होगा। आइए देखिए नागरिकता समाप्त करने के कितने प्रकार हैं। ठीक है, नागरिकता हम 3 प्रकार से अपना समाप्त कर सकते हैं। देखिए परित्याग से, देखिए पर्यावसान से या वंचित किया जाना। वंचित मतलब जैसे आप देश में रहकर देश की बुराइयां कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे, तो आपकी नागरिकता वंचित कर दी जाएगी। अगला देखिए संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 और 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। अगला देखिए अधिवास द्वारा नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है वह भारत का नागरिक होगा, यदि निम्न शर्तों में से कम एक अवश्य पूरी करता हो। आइए अगला देखते हैं आगे। वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, वो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी जन्मा हो। उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है उसके माता पिता में से कोई भी भारत राज्य में जन्मे हों। वह व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, संविधान यानी 1950 से पहले 5 वर्ष रहा हो। इसे 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो 45 से पहले रहा हो। ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। आगे देखिए पाकिस्तान से भोजन करने आए व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से प्रव्रज करने पर
करके भारत आए निम्न व्यक्ति को नागरिकता समझा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, ठीक है, या जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया था, उसे नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह अस्थायी रूप से भारत में लौटने की अनुमति लेकर आया हो। ठीक है, कहने का मतलब यह है 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पहुंच गया, फिर वहाँ से फिर उसके मन में कुछ ऐसा है कि हम फिर नहीं अपने भारत ही जाना चाहते हैं, तो नागरिकता उसको मिलेगी। इसलिए उसका इरादा ठीक होना चाहिए कि वो हम भारत में जा रहे हैं, भारत की नागरिकता लेंगे। ये नहीं आने के बाद फिर बोलेंगे नहीं हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ये नहीं। उसके मन में होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान चले गए गलती से, फिर भारत में आके हम रह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना होगा, जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जाएगा। ठीक है, कहने मतलब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान फिर पाकिस्तान से भारत आया है, वो उसका पंजीकरण होगा, लेकिन 6 महीने भारत में रहने के बाद ही। आगे देखिए, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधित्व के समक्ष नागरिकता संबंधित आवेदन प्रस्तुत करता है तो और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर देखिए अनुच्छेद 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे आप अनुच्छेद 9 में ये कहा गया कि जैसे आप भारत के नागरिक थे, लेकिन आप यूएसए में चले गए, वहाँ पर अपना बिजनेस कर लिए, तो आप चाहते हैं कि यूएसए का नागरिकता प्राप्त हो जाए, तब आपको भारत की नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है, जो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति पहले से ही भारत का नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिकता बना रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए, लेकिन वो भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक बना ही रहेगा। अनुच्छेद 11 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने, खोने और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकती है। अगला देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में हुए प्रमुख संशोधन वर्ष क्या है? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA जो 2019 में आया था। एक CAA आया था, एक NRC आया था। 2019 में एक भारतीय कानून है जो
2019 में पारित किया गया था। यह कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता प्राप्त करने वालों के लिए पात्रों को विस्तृत करता है। अच्छा, ये बताइए, ये सीएए कानून कौन सी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, कहने मतलब यह है जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसमें केवल हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन और फारसी। इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है, यानी मुसलमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं भारत में, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ये देखिए, अगला देखिए, यह अधिनियम इस अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं मानता। ठीक है, यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी ये सब आएंगे तो प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन मुस्लिम आएंगे तो उनको प्रवासी के रूप में माना जाएगा। यदि वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इन व्यक्तियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर इन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अवैध प्रवासी पर लागू नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम इसे सीएए बोलते हैं। 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था? 12 दिसंबर 2019 को आया था, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी। नागरिकता प्राप्ति, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके: जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र के समावेश या अर्जन द्वारा। आइए देखिए, जन्म से कैसे प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे किसी व्यक्ति को नागरिकता माना जाएगा, बशर्ते कि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों। कहने का मतलब यह है, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कोई भी जन्मा व्यक्ति भारत की नागरिकता माना जाएगा, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है तो और दूसरा अवैध प्रवासी है तो बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी, तो बच्चों को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। वंश द्वारा नागरिकता, वंश में जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता कोई एक भारतीय नागरिक हों। यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। ठीक, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। 3 दिसंबर 2004 के बाद
भारत के से बाहर जन्मे कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। ठीक है। अगला देखिए पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी पंजीकरण से कैसे नागरिकता मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्न शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर वो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाले कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो वो उसके भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष रहने का प्रमाण देना होगा। अगला देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता, विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान। विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान वह जिस देश का नागरिक है उस देश की नागरिकता को त्याग करके आवेदन से पहले भारत में 12 महीने का निरंतर निवास करना होगा। आवेदकों के पास अच्छा चरित्र और भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध एक भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कहने का मतलब यह है वो किसी देश का नागरिक है, भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो वो अपने देश का नागरिकता उसको छोड़नी पड़ेगी और आवेदन के पहले भारत में 12 महीने यानी 1 साल निरंतर रहना होगा। ठीक है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से कोई एक भाषा का ज्ञान हो। संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ आवश्यक है। कला, शांति, मानव प्रगति, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में बुद्धिजीवियों को तत्काल नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है। अगला देखिए क्षेत्र का समावेश या अर्जित क्षेत्र द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करें। जब किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उस क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता देने का आदेश जारी करती है। उदाहरण के लिए 1974 ईस्वी में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किम वासी भारत के नागरिक हो गए। कहने का मतलब यह है अगर कोई देश का कोई राज्य वो भारत ने उस पर अपना नियंत्रण कर लिया, वो भारत के अंडर है तो वो भारत सरकार उसे नागरिकता दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी सिक्किम बता ही दिए हैं आपको। नागरिकता की समाप्ति, ठीक है, त्यागपत्र, ठीक है, यानी त्याग से आप नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। अगला देखिए वयस्क पुरुष अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। माता पिता के त्याग पर नाबालिगों की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कोई बच्चा अभी 18 वर्ष से कम है, वो नाबालिग है, उसके माता पिता भारत की नागरिकता समाप्त करते तो उसके साथ उस बच्चे का भी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। युद्ध काल में नागरिकता का त्याग नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है जैसे कभी भी भारत पाकिस्तान या चीन भारत का युद्ध हो रहा है उस समय आप नागरिकता को नहीं त्याग कर सकते हैं। समाप्ति या पर्यावसान, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। कहने मतलब किसी देश की आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। वंचित होना, यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसे कुछ शर्तों के तहत प्राकृतिकरण या पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन गए हैं।
ठीक है। कहने का मतलब ये है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर भारत में घुस गए हैं। जैसे ज़्यादा कि अभी बांग्लादेशी जो जितना थे सीए पर जो कानून बना था एनआरसी सीए, कितने बांग्लादेशी ने विरोध किया था। यानी उसका मतलब ये है कि वो सब फर्जी डॉक्यूमेंट के कारण भारत में घुस गए थे। जब भारत सरकार ने 2019 में सीए कानून बनाएगा तो उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। अगला देखिए, झूठे दस्तावेज देखकर। कहने मतलब झूठे दस्तावेज देकर शत्रु देश से संबंध, 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत से अनुपस्थिति रहना या संविधान का अनादर करना, इस प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी। कहने मतलब कोई झूठा दस्तावेज देकर शत्रु के साथ, जैसे इसमें पाकिस्तान, चीन भारत के शत्रु हैं, तो इनके साथ कोई न कोई युद्ध होता रहता है, तो ये सब शत्रु देश हैं, ठीक है। इसके साथ आप संबंध बनाकर भारत में नागरिकता लेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, या 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित है, ठीक है। अगला देखिए, निवासियों की श्रेणियां। एनआरआई, अनिवासी भारतीय, ठीक है। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक जो वर्ष में 19 वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। कहने मतलब ये है, जो भारत के नागरिक उनके पास पासपोर्ट है वो 182 दिन से अधिक भारत रह रहे हैं, तो पीआईओ, ठीक है। पीआईओ मतलब क्या होता है, भारतीय मूल का व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति सऊदी गया है, अमेरिका गया है, इंडोनेशिया कहीं भी गया, काम काज के लिए गया है, कोई स्टडी करने के लिए गया है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ओसीआई, विदेशी भारतीय नागरिक। भारतीय मूल के लोग को भारत में रहने और काम करने की अनुमति देने वाला एक दर्जा। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा उसके बाद भी कभी भारत का नागरिक रहा हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है लेकिन भारत के किसी क्षेत्र से संबंध रखता है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र या पुत्री, पोता पोती तथा नातिन को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है, वह सीमा पारी भारतीय नागरिक प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। अगला देखिए, एनपीआर, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया था। 2015 में अद्यतन यानी अपडेट किया गया। इसमें सभी निवासियों का नाम, जन्म तिथि आदि का विवरण शामिल है। आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा मौलिक अधिकार। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।